हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युहा और मिस वांकाइनीर का मुकाबला 3 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर से हो चुका था, जिन्हें हराना इन दोनों के बस की बात नहीं थी। और मिस वांकाइनीर को बचाने के लिए युहा अपने सोल सी को बंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत में मिस वांकाइनीर को मरने नहीं देना चाहता था। इस तरह से अपने सोल सी को बंद करने की वजह से युहा की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, और वो अपने 3 स्पेशल मूव्स का इस्तेमाल करते हुए टाइटल लेवल डोलो मास्टर्स को जाकर फौरन अपने दोस्तों को लेते वहां से निकल गया। मगर अब तक युहा की सोल सी काफी देर तक बर्न हो चुकी थी और जल्दी वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होकर मारा जाएगा। इसलिए युहा टियानमिंग, मिस बिंग और अपनी स्नो गर्ल यहाँ मिस वांकाइनीर के हवाले कर देना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मिस वांकाइनीर चूंकि युहा से प्यार करती है, इसलिए वो युहा को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। उसने मोहब्बत का असली मतलब समझ लिया था और वो खुद को ही युहा के लिए सेक्रीफाइस कर देती है, जिसकी वजह से युहा की सोल सी रिपेयर हो गई। साथ ही साथ उसे मिस वांकाइनीर की डेस्टिनी पावर भी मिल चुकी थी। मगर चूंकि मिस वांकाइनीर 3 आई गोल्डन डेस्टिनी बीस्ट थी, उसके मरने की वजह से यहाँ स्टारडो फॉरेस्ट में हंगामा हो गया और ड्रैगन किंग डाइटियान इस बात से गुस्सा होते हुए यहाँ इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सन मून एम्पायर के पास ही मौजूद एक दूसरे फॉरेस्ट में होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहा मिस नैनक्यू से कह रहा था कि नैनक्यू प्लीज अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस नैनक्यू अभी कुछ कहने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस नैनक्यू की मॉम इस सिचुएशन को अच्छे से समझती है। वो युहा से कहती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अभी के लिए मैं नैनक्यू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जल्दी मैं टांग सेट आऊंगी ताकि मैं तुमसे और तुम्हारे टांग सेट के लीडर से कुछ बात कर सकूं। तब तक तुम भी अपने अधूरे काम पूरे कर लेना। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर युहा मिस नैनक्यू की मॉम से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे टांग सेट जाने ही वाली है तो प्लीज उन्हें मेरी तरफ से ये खबर भी भिजवा देना कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। ये सब कहते हुए युहा ने फिर से 2 सोल गाइडेंस विंग्स भी यहाँ पर मिस नैनक्यू और उसकी मॉम के हवाले कर दिए थे, ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वापस जा सके। साथ ही साथ वो उनसे एक और रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज श्रेक एकेडमी को बता दे कि स्टारडो फॉरेस्ट में जल्दी एक बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, जिससे वो लोग सावधान रहे। मैं भी कोशिश करूंगा कि वक्त रहते ही वहां पर वापस लौट आऊं। जो सुनकर मिस नैनक्यू की मॉम जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, जैसे तुम चाहो। और ये सब कहने के बाद मिस नैनक्यू की मॉम यहाँ पर अपनी बेटी को लेते हुए फौरन वहां से वापस की तरफ रवाना हो गई। जहाँ रास्ते में उड़ते हुए मिस नैनक्यू को तो अभी भी युहा की फिक्र हो रही थी। वो अपनी मॉम से सवाल करते हुए कहती है कि मॉम, क्या सच में हमें युहा को अकेले पीछे छोड़ना चाहिए? जिस पर उसकी मॉम समझाते हुए कहती है कि तुम युहा की फिक्र मत करो, वो तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसकी स्पिरिचुअल पावर इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स का भी मुकाबला कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले फ्यूचर में वो डोलो कॉन्टिनेंट का एक महान शख्सियत होगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउटियान सेट में भी आ जाता है, जहाँ पर गॉड टांग सेंग की ब्लेसिंग की वजह से हम देखते हैं कि मिस टांग वोटोंग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी थी और साथ ही साथ उसके बटरफ्लाई विंग्स भी चेंज होने लगे, जो कि उसे पूरी तरीके से कवर करते हुए ककून के फॉर्म में बदल देते हैं, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्दी शायद मिस टांग वोटोंग भी अब वापस से होश में आ जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से इवल सोल फॉरेस्ट आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहा धीरे धीरे उसके कोर की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये जगह असल में फॉरबिडन थी। सन मून एम्पायर से यहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि इस जगह पर इवल आई ट्राइन बीस्ट रहा करते थे, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। इवन की टियानमिंग भी यहाँ पर युहा को मना करते हुए कह रहा था कि अब इससे आगे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इवल सोल फॉरेस्ट का कोर एरिया है। मैं इस वक्त यहाँ पर कई सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। ये सब कहते हुए टियानमिंग यहाँ अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था, जिसे अचानक से देखकर तो युहा हैरान होते हुए कहता है कि ब्रदर टियानमिंग, आखिर तुम अचानक से ह्यूमन कैसे बन गए? जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि वांकाइनीर ने जब खुद को सैक्रिफाइस किया था तो उसकी डेस्टिनी की ब्लेसिंग मुझे भी मिल गई, जिसकी वजह से अब मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। वैसे तुम बताओ, मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? जो सुनकर तो युहा से कोई जवाब नहीं दे पाता। दूसरी तरफ टियानमिंग युहा से कहता है कि वैसे एक और बात, जब मिस वांकाइनीर ने खुद को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया तो उसके साथ साथ तुम्हारी सोल पावर भी इंक्रीज हो गई। अब तुम्हारा लेवल 60 नहीं बल्कि 70 हो चुका है। तुम एक सोल सेंट लेवल के वॉरियर बन चुके हो। तुम्हें अब एक 7वीं सोल रिंग चाहिए होगी। ये सुनकर युहा उदास होते हुए कहता है कि मैंने उम्मीद की थी कि मिस वांकाइनीर की मौत स्टारडो फॉरेस्ट के कई सारे फियर्स बीस्ट को गुस्सा दिला देगी और वो लोग इस वजह से श्रेक एकेडमी पर हमला करते हुए कहीं श्रेक एकेडमी को तबाह ना कर दे। जो सुनकर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। 3 आई गोल्डन डेस्टिनी बीस्ट की मौत की
वजह से कई सारे फियर्स बीस्ट को तो गुस्सा जरूर आया होगा, लेकिन दूसरी तरफ शेक एकेडमी का फाउंडेशन भी कई हजारों साल पुराना है। इसलिए अगर स्टारडो फॉरेस्ट के कई सारे बीस्ट मिलकर भी ये चाहे कि वो शेक एकेडमी को खत्म कर दे तो उन लोगों के लिए काम इतना भी आसान नहीं होगा, उन्हें काफी सारा समय चाहिए होगा और उसके बाद ही शायद ये मुमकिन है। जो सारी बातें सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मेरे पास थोड़ा बहुत समय है, मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक सोल रिंग ढूंढनी होगी ताकि मैं खुद को ताकतवर करके जल्दी से जल्दी वापस जाकर इस जंग को रुकवा सकूं। ये सब कहते हुए अचानक से यूहाओ के पास मिस वांग काइनीर की पावर और उसकी डेस्टिनी आई एक्टिवेट हो गई, जो देखकर तो टियानमिंग भी हैरान हो जाता है और वो यूहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि यूहाओ क्या हुआ, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी महसूस किया कि स्टारडो फॉरेस्ट के कई सारे बीस्ट मिलकर शेक एकेडमी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लगता है कि उन लोगों ने जंग का आगाज कर दिया। ये सब कहते हुए अचानक से यूहाओ को सामने की तरफ थोड़ा सा खतरा भी महसूस हुआ, इसलिए वो चुपके छुपाते उसी तरफ बढ़ने लगता है। जबकि तभी अचानक हम जंगल में वहां पर मौजूद एक चमकती हुई ईवल आई को देखते हैं, जो कि एक ईवल आई ट्राइंट बीस्ट है और वो यहाँ पर यूहाओ को देखते हुए कह रहा था कि डेस्टिनी आई पावर, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी अगर मुझे ये पावर ऑफ डेस्टिनी मिल जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टांगसेट के एक हॉल में आ जाता है, जहाँ पर यूहाओ के दोस्तों काफी सारा परेशान दिखाई दे रहे थे। किटाओ परेशान होते हुए कह रहा था कि 3 दिन गुजर गए, अभी तक सनराइज सिटी से यूहाओ की कोई भी खबर वापस नहीं आई, हम लोग क्या करें। मिस्टर बीबी भी परेशान होते हुए कह रहा था कि यूहाओ पहले ही कई सारी मुश्किलों से जूझ रहा था, अभी हाल ही में मिस टांगुटंग की डीप स्लीप की वजह से उसे काफी गहरा सदमा पहुंचा था और वो दोबारा से किसी मुश्किल में फंस चुका है। उसे भी यूहाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिस पर जू सेंशी इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों परेशान ना हो, सनराइज सिटी में यूहाओ अकेला नहीं बल्कि वहाँ पर मिस ज़्याओटाओ भी मौजूद है, जो कि इस वक्त 8 सोल रिंग वाली मास्टर है। अगर सपोज करो कि यूहाओ किसी मुश्किल में फंस चुका हो या फिर वो उनका कैदी बन भी चुका हो, तब भी मिस ज़्याओटाओ उसकी मदद करेगी और वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं देगी। हम लोग भी 2 दिन और यूहाओ की खबर का इंतजार करेंगे, अगर हमें उसकी कोई खबर नहीं मिलती तो हम उसे बचाने के लिए वापस जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तभी अचानक उन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस हुई, जिसे देखने के लिए जब ये लोग बाहर की तरफ आए तो इन्हें देखने को मिलता है कि पूरा आसमान काले बादलों से घिर चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने फौरन से अपने पर्पल डीमन आइज को एक्टिवेट कर लिया और वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल काले बादल नहीं बल्कि ये तो कई सारे स्टारडो फॉरेस्ट के बीस्ट है। इसलिए मिस्टर बीबी केटाओ से कहता है कि जल्दी से जल्दी जाकर शेक एकेडमी और मास्टर जुआन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेक एकेडमी में जैसे ही इस बात का मालूम हुआ, वो लोग फौरन से इमरजेंसी बेल बजाते हुए सारे के सारे इनर डिसाइपल्स को साउथ सिटी वॉल की तरफ आने को बोल देते हैं, जहां पर पहले ही शेक सिटी के गार्ड्स भी सिटी वॉल्स पर मौजूद थे और उन्हें यह सब देखकर काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी अचानक यहाँ पर शेक सिटी के सिटी लॉर्ड भी आ जाते हैं, जिन्हें लोग टाइम डोलू मास्टर के नाम से भी जानते थे और इनका लेवल 94 था। वो भी इतने सारे बीस्ट को एक साथ तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहता है कि मैं पिछले 3 साल से इस सिटी का लॉर्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज तक ऐसा खतरनाक बीस्ट का हमला नहीं देखा। मैंने क्या, मुझे नहीं लगता कि पूरी शेक सिटी ने भी पिछले हजारों साल में इतना बड़ा खतरनाक अटैक देखा होगा। सिटी लॉर्ड बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर पोसाइडन पवेलियन के 8 एल्डर्स भी पहुंच गए, जिनमें मास्टर जुआन भी मौजूद था। मास्टर जुआन यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि पिछले 100 साल से बीस्ट ने कोई भी अटैक हम पर नहीं किया था, लेकिन आखिर अचानक से वो हमारी तरफ क्यों आ रही है। इवन के बाकी के एल्डर्स भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि बीस्ट ने तो हम लोगों को कोई भी वार्निंग नहीं दिया, आखिर वो हम पर हमला क्यों करना चाहेंगे। इस पर मास्टर जुआन कहता है कि मैंने एक दिन पहले स्टारडो फॉरेस्ट पर कई सारे ब्लड क्लाउड्स देखे थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर वो क्यों है। मास्टर जुआन की ये बात सुनकर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बीस्ट मारा गया हो, या शायद हमारे किसी सोल मास्टर ने किसी फियर्स बीस्ट को जान से मार डाला है, जिसकी वजह से स्टारडो फॉरेस्ट की बीस्ट इतने ज्यादा गुस्से में है। मास्टर जुआन ये सारी बातें सुनकर कहता है कि आज से 100 साल पहले भी इसी तरह बीस्ट के एक बड़े से टाइड ने अटैक करने की कोशिश की थी। तब के टाइम एल्डर मोही हमारे शेक एकेडमी के इंचार्ज थे, उन्होंने बॉडी सेट के साथ मिलकर उस बीस्ट के टाइड को रोक दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ड्रैगन किंग डाइटियान के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो हम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब चूंकि उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से तोड़ दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बन सकता है कि यकीनन कुछ बड़ा हुआ होगा। जिस पर वहीं पर मौजूद दूसरी एल्डर जवाब देते हुए कहती है कि इन बीस्ट की ये लहर बहुत ही बड़ी है, जिसे देखकर एक ही बात कही जा सकती है कि यकीनन इन बीस्ट को यहाँ पर डाइटियान ही लीड कर रहा है। ये सुनकर मास्टर जुआन कहता है फिर तो मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी
चाहिए। जो कहते ही मास्टर जुआन काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से यहाँ ऊंची आवाज में कहते हैं कि डाइटियन बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर उन डार्क क्लाउड्स के अंदर से आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम जुआन हो। इस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं मास्टर जुआन ही हूँ, शेक एकेडमी का इंचार्ज। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतने सारे स्पिरिट बीस्ट को लेकर तेजी से हमारे शेक एकेडमी की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? आखिर तुम्हारा ये सब करने का क्या मकसद है और तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सुनकर दूसरी तरफ डाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अभी भी ये जानना चाहते हो कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं? तुम नीच इंसानों की हिम्मत का तो जवाब देना होगा। ये सुनकर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तुम इस तरह से हम पर हमला नहीं कर सकते। इस पर डाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले तुम इंसानों ने ही तोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने 3 आई गोल्डन लाइन डेस्टिनी बीस्ट के बारे में तो सुना होगा। ये सुनकर यहाँ मास्टर जुआन सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या 3 आई गोल्डन लाइन डेस्टिनी बीस्ट को कुछ हो चुका है? इस पर डाइटियन गुस्सा होते हुए जवाब देकर कहता है कि 2 दिन पहले 3 आई गोल्डन लाइन डेस्टिनी बीस्ट को मार दिया गया, वरना मैं इतनी बड़ी आर्मी लेकर इस तरह से कदम क्यों उठाता। ये बात तो मास्टर जुआन को भी शॉक कर देती है, लेकिन वो ऊंची आवाज में कहता है कि डाइटियन, मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें हमारे शेक एकेडमी पर हमला करना ही है तो एटलीस्ट कोई सही वजह तो ढूंढ लो। मैं जानता हूँ क्योंकि एम्परर डेस्टिनी बीस्ट को कोई नहीं मार सकता। स्टारडो फॉरेस्ट का हर एक बीस्ट ही उसे प्रोटेक्ट करता है, उसकी जान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर डाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर रहते हुए एम्परर डेस्टिनी बीस्ट को जान से मार सके। लेकिन ये काम हमारे स्टारडो फॉरेस्ट में नहीं हुआ, ये तुम्हारे बाहर की इंसानी दुनिया में हुआ है। और डाइटियन यहाँ पर यह बात भी बता देता है कि एम्परर डेस्टिनी बीस्ट को किसी ने मारा नहीं, बल्कि उसने खुद यहाँ पर किसी इंसान के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है। जो सुनकर तो मास्टर जुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि सैक्रिफाइस, भला एक एम्परर डेस्टिनी बीस्ट किसी इंसान के लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों करेगी? इस पर डाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि जब वो स्टारडो फॉरेस्ट को छोड़कर जा रही थी तो उसका आखिरी बार कांटेक्ट किसी इंसान से हुआ था और वो इंसान तुम्हारे शेक एकेडमी का ही एक डिसाइपल है। ये सुनकर तो मास्टर जुआन फौरन से समझ गए थे कि डाइटियन यहाँ पर युहाओ की बात कर रहा है। दूसरी तरफ डाइटियन कह रहा था कि उस इंसान को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे के पूरे शेक एकेडमी को खून से नहला दूंगा। मास्टर जुआन भी उसकी ये धमकी बर्दाश्त नहीं करता और वो डाइटियन को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने आखिर शेक एकेडमी को समझ क्या रखा है, हम किसी की धमकी से नहीं डरते। वैसे भी अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि एम्परर डेस्टिनी बीस्ट ने खुद को किसके लिए सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अगर तुम्हारे कहीं मुताबिक मान भी लिया कि वो इंसान युहाओ हो, तब भी हम वो इंसान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि यह सैक्रिफाइस दोनों पार्टीज की मर्जी से हुआ है। बिना किसी एक की मर्जी के फोर्सफुली किसी दूसरे को सैक्रिफाइस सेरेमनी के लिए राजी नहीं किया जा सकता। जो सुनकर डाइटियन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि बेशक मैं यहाँ पर शेक एकेडमी में खून की नदियां बहा दूं, तब भी तुम उस लड़की को हमारे हवाले नहीं करोगे? यहाँ पर ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि स्टारडो फॉरेस्ट का हर एक बीस्ट ही काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जिस पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मास्टर जुआन भी यहाँ पर अपने पावर्स को अनलीश करते हुए बर्सरिक मोड में जाते हुए कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें जंग ही चाहिए तो मैं तुम्हें जंग दूंगा, क्योंकि शेक एकेडमी की इज्जत को कोई भी खराब नहीं कर सकता। तुम इसी तरह से आकर अपनी मन मर्जी के मुताबिक शेक एकेडमी में से किसी को भी लेकर नहीं जा सकते। ये सुनकर डाइटियन भी भड़कते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो, और ये कहती उसने फौरन से अपने फियर्स बीस्ट को ऑर्डर दे दिया था कि शेक एकेडमी को मिट्टी में मिला दो। डाइटियन की ये कहती इस जंग का आगाज हो गया, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने भी फौरन से अपने गार्ड्स को सारे के सारे सोल गार्डेंस एल्डरी कैनन्स को रेडी करने का हुक्म दे दिया, जबकि बाकी के भी पोसाइडन पिविलियन के सारे एल्डर्स फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। डाइटियन यहाँ पर मास्टर जुआन से कह रहा था कि आज के दिन मैं शेक एकेडमी में खून की नदियां बहा दूंगा, जिस पर मास्टर जुआन भी भड़क कर जवाब देते हुए कहते हैं कि हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। और ये कहती वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से डाइटियन के साथ टकराने लगे। लेकिन एक तो डाइटियन साइज में बड़ा था, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी लाजवाब थी। वो यहाँ पर सिर्फ एक ही पंजे का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जुआन को रोक देता है, साथ ही साथ वो अपनी ब्लैक फ्लेम यहाँ मास्टर जुआन पर बरसाने लगा, जिसके दूसरी तरफ मास्टर जुआन भी हार नहीं मानता। वो सारे के सारे ब्लैक फ्लेम को एब्सॉर्ब करके यहाँ उल्टा डाइटियन पर ही एक पावरफुल एनर्जी अटैक चल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआन और डाइटियन के दरमियान काफी जरा खतरनाक और फियर्स फाइट शुरू हो गई थी, जिसकी तबाही को दूर दूर से देखा जा सकता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ इवल फॉरेस्ट में भी आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि युहाओ एक दरख्त के पीछे छुपकर एक डिवोरिंग ड्रैगन की तरफ देख रहा था, जिसे देखते हुए युहाओ को एल्डर मुंह की याद आ गई थी। एल्डर मुंह ने युहाओ को बताया था कि डिवोरिंग ड्रैगन अर्थ टाइप ड्रैगन बीस्ट होते हैं। ये उड़ते नहीं, लेकिन ये बहुत ही सारा पावरफुल और साथ ही साथ ब्लड थर्स्टी
ब्लडथर्स्टी होते हैं। और इन्हें डिवोरिंग बीस्ट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने दुश्मनों को मारने के बाद उन्हें खाकर खुद को पूरी तरीके से हील और साथ ही साथ इवॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका है इनकी ताकत बढ़ाने का। टियानमिंग भी यहाँ पर इस डिवोरिंग ड्रैगन को देखते हुए कह रहा था कि ये डिवोरिंग ड्रैगन तो काफी सारा पावरफुल लग रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कल्टीवेशन कम से कम 10,000 साल की होगी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इतना पावरफुल डिवोरिंग बीस्ट आखिर किससे बचकर भाग रहा है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है। और ये बात बिल्कुल सच भी थी। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी। यूहो उस डिवोरिंग बीस्ट के काफी सारा पास था, लेकिन चूंकि यूहो ने अपने सिमुलेटेड सोल स्किल का इस्तेमाल किया था इसलिए वो डिवोरिंग बीस्ट यूहो को देख नहीं पा रहा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डिवोरिंग सोल बीस्ट ने अपनी इंजरीज को रिकवर करने के लिए आसपास के दरख्तों से लाइफ फोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जहां वो अपने आसपास से काफी सारी लाइफ एनर्जी इकट्ठा कर लेता है। इवन की यूहो की सोल एनर्जी भी उसने अपनी तरफ खींच ली थी, जिसकी वजह से यूहो की सिमुलेटेड सोल स्किल पूरी तरीके से खत्म हो गई और वो अभी इस डिवोरिंग ड्रैगन को दिख रहा था। इसलिए वो डिवोरिंग बीस्ट बिना कोई लम्हा जाया करते हुए फौरन से यूहो पर झपट्टा मार लेता है, क्योंकि अगर एक बार वो यूहो को खा चुका है तो उसकी सारी की सारी इंजरीज रिकवर हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो इस खतरे के मौके पर भी घबराता नहीं, बल्कि वो यहाँ कोल्ड आवाज में कह रहा था कि शायद तुम मरना चाहते हो। यूहो का बस ये कहना ही था और वो काफी कूल तरीके से बिना अपनी जगह से मूव करे फौरन से डेस्टिनी आई और सोल शॉक टेक्निक को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि यूहो की बॉडी में अब मिस वांकाइनीर की पावर आ चुकी है तो इसलिए यूहो का सोल शॉक टेक्निक बहुत ही सारा डेंजरस था। वो किसी खतरनाक लेजर बीम की तरफ फौरन से यहाँ इस डिवोरिंग ड्रैगन का सर ही उड़ा देता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में इस डिवोरिंग ड्रैगन की मौत हो गई थी और वो नीचे की तरफ जा गिरा, जबकि ये सब कुछ पीछे की तरफ से इवल आई ट्राइंट बीस्ट भी देख रहा था। टियानमिंग यहाँ पर यूहो को देखते हुए कहता है कि यूहो तुम तो पहले से काफी सारा पावरफुल हो चुके हो, क्योंकि तुमने इतने खतरनाक 10,000 ईयर सोल बीस्ट को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में जान से मार डाला। ये देखकर तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा कि तुम्हारी सोल पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। टियानमिंग जब यूहो से ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो बिना अपनी जगह से मूव करते हुए शांति से खड़ा था। ये देखकर टियानमिंग परेशान होते हुए कहता है कि यूहो तुम ठीक तो हो ना। मगर यूहो ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के मेंटल अटैक में फंस चुका है। उसे आसपास की चीजें अजीब तरीके से दिखाई दे रही थी, साथ ही साथ उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। यूहो देखता है कि आसपास के दरख्तों की जड़ें उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें यूहो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए काट रहा था और इन दरख्तों की जड़ों से खून भी बह रहा है। यहाँ पर आसमान से भी खून की बारिश होने लगी। यूहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो परेशान होते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, अचानक से मेरे दिल में नफरत, गुस्सा और किसी को मारने की भावना भी क्यों जाग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नेगेटिव इमोशंस मेरी कॉन्शियसनेस पर काबू करना चाहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास वांकाइनीर का दिया हुआ हेड स्पिरिट बोन है, जिसकी वजह से यूहो अब तक अपनी कॉन्शियसनेस को संभाल कर रख पाया है, क्योंकि अगर ये ना होता तो अब तक यूहो स्पिरिचुअल इल्यूशन में पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका होता। ये सब सोचते हुए यूहो फौरन से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की और साथ ही साथ अपने सोल रिंग्स की पावर एक साथ ही एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर हम वांकाइनीर के गोल्डन रोज कलर की सोल रिंग को भी देख पा रहे थे, जिसकी वजह से यूहो की सोल पावर इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो अपने सोल शॉक टेक्निक को नेक्रोमेंसी की पावर के साथ एक साथ कंबाइन करते हुए अनलीश करने लगा, जिसकी वजह से सिर्फ यूहो खुद को स्पिरिचुअल इल्यूशन से आजाद करके वापस से होश में आ पाया। जिसके बारे में जब यूहो ने टियानमिंग को बताया तो टियानमिंग यूहो से कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई स्पिरिचुअल सोल स्किल ही था, जो कि इवल आई ट्राइंट बीस्ट की एक स्पेशल स्किल है। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। जो सुनकर यूहो भी तेजी से वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि यूहो समझ गया था कि उस पर कोई इवल आई ट्राइंट बीस्ट नजर रख रहा है। तभी अचानक उससे सामने से किसी की आवाज भी सुनाई देने लगी, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास एम्परर डेस्टिनी बीस्ट की पावर ऑफ डेस्टिनी है। अब तो मैं तुम्हें मारकर ये पावर ऑफ डेस्टिनी हासिल कर लूंगा। ये पावर मुझे बिलोंग करनी चाहिए। टियानमिंग चारों तरफ उस आवाज वाले बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक यूहो ऊंची आवाज में कहता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा ये तो बैटल लड़ने के बाद ही डिसाइड हो सकता है। ये सब कहते हुए यूहो ने फाइट करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो अपने मन में कह रहा था कि अगर मुझे ताकतवर होना है तो मुझे इस सिचुएशन का मुकाबला करना होगा। आसपास के ऑरा को महसूस करते हुए मैं ये तो बता सकता हूँ कि ये जो भी स्पिरिचुअल बीस्ट है जरूर इसकी कल्टीवेशन 1 लाख साल पुरानी होगी। वैसे तो स्पिरिचुअल बीस्ट का मेरे लिए मुकाबला करना डिफिकल्ट था, लेकिन
चूंकि मेरे पास वांग काइनीर की ये एम्परर डेस्टिनी सोल रिंग है तो अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ। यहाँ पर यूहो जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक आसमान में हमें दोबारा से एक आंख चमकती हुई दिखाई दी, जिसे देखते ही टियानमिन पहचान कर शौक होते हुए कहता है कि यही है इवल आई ट्राइंड बीस्ट। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस इवल आई ट्राइंड बीस्ट ने यहाँ इन दोनों पर ही स्पिरिचुअल मेंटल एनर्जी अटैक्स चलना शुरू कर दिए थे। जो मेंटल स्पिरिचुअल अटैक इतने ज्यादा डेंजरस थे कि वो वहां पर एक स्पिरिचुअल स्टॉर्म क्रिएट कर देते हैं जो कि आसपास की चीजों को उड़ाकर लेकर जा रहा था। सिर्फ यूहो ही इन एनर्जी वेव्स के सामने आसानी से टिक पाया। टियानमिन को तो ये एनर्जी वेव्स उड़ाकर पीछे की तरफ लेकर जा रही थी और वो दरख्त को पकड़ते हुए कह रहा था कि आज तक मैंने इतनी खतरनाक एनर्जी कभी महसूस नहीं की। यूहो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानमिन को संभालकर वापस से अपने पास ले आता है। साथ ही सर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम आखिर सामने क्यों नहीं आ जाते ताकि हम लोग आमने सामने एक दूसरे से मुकाबला कर सके। यूहो की यह बात सुनते ही तभी अचानक हम देखते हैं कि वो इवल आई ट्राइंड बीस्ट फौरन से यूहो के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर तो टियानमिन घबराते हुए कहते हैं कि ये तो 1 लाख साल पुराना इवल आई ट्राइंड बीस्ट है। और यहाँ टियानमिन की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।